अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज की गपशप ना तो व्लॉग है ना कोई प्रोग्राम है, ये दरअसल एक इंटरव्यू है। मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं जब से मुल्क बदर हुआ हूं मैंने अब तक सिर्फ 2 इंटरव्यूज़ किए हैं। पहला मैंने इमरान खान नियाज़ी का किया था और आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं इमरान रियाज़ खान का। इमरान रियाज़ खान जब से मुतनाज़ा हुए हैं, यानी इस खित्ते पर उन्होंने जब से कदम रखा है, उनका पहला बिलमुशाफ़ा इंटरव्यू आज मेरे साथ हो रहा है। इमरान रियाज़ खान, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस इत्मीनान का इजहार भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको सही साल में मेरे सामने बिठाया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। और सबसे पहले तो ये है कि मैं तो आपको मिलने आया था, आपको देखने आया था, बड़ा लंबा अरसा हो गया। और यानी आपको याद होगा जब मैं वापस आया था कैद से, जबरी लापता होने के बाद, तो मैंने आपको एक दिन फ़ोन किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आफ्ताब भाई आपको गले मिलने को दिल कर रहा है। जी जी। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा रोने को दिल चाह रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो रही, आप बड़े भाइयों की तरह, तो एक बड़ा आपके साथ एक वाबस्तगी है। तो फिर मैंने आपको बताया कि मुझे इन्होंने बहुत बहुत तंग किया, बड़ा परेशान किया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आफ्ताब भाई मैं वही हूँ जो मैं गया था। तो वो आपसे बात हुई, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप पाकिस्तान में नहीं थे, मैं वहाँ था, सिचुएशन जो कुछ भी हुई वो आपके सामने है। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि आपसे मुलाकात हो रही है, मैं आपको मिलने आया था, आपने मुझे ऑर्डर दिया कि आप मुझे अपने साथ बैठा के बातचीत भी कर रहे हैं और लोग उसको सुन भी पाएंगे। मेरे लिए ये इतना बड़ा फ़ख्र है इमरान कि तुमने मेरी तरह और बहुत से दोस्तों का, अपने भाइयों, छोटे और बड़े भाइयों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। लेकिन तुम्हारी कहानी मुझ तक चूँकि बहुत सारी चीज़ें पहले भी पहुँच चुकी थी, तुम्हारी ज़ुबानी सुन के दुख भी हुआ है, अफसोस हुआ है कि कितने कीमती आदमी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, जो कीमत अदा आप कर रहे हो, अल्लाह ताला ने आपसे चूँकि कुछ काम लेना है, फितरत आपको उसके लिए तैयार कर रही है, पुख्ता कर रही है, कंक्रीट किया, अब आपको टाइटेनियम कर रही है। देखिए आफ्ताब भाई, मेरा एक चीज़ पे बड़ा बिलीफ, ये सारी सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, तो एक चीज़ तो मुझे समझ आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप एक बहुत नौजवान सहाबी थे, आपके पीछे खड़े हुए थे, ऊँट पे पीछे बैठे हुए थे, तो आपने कहा लड़के मेरी बात सुनो गौर से, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। आपने कहा कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा फायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। कोई भी आदमी आफ्ताब भाई पत्थर का नहीं बना हुआ होता या लोहे का बना हुआ नहीं होता। ये हालात होते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, फिर देखना ये होता है कि रब उसको कितना साबित कदम रखता है। ये मेरे रब का मामला है। यानी हम कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं बहुत पत्थर का आदमी हूं, मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, मुझे मारोगे मेरे से नहीं। भाई इतनी छोटी सी जगह पे जब आपको कोई बंद कर देता है 6x8 के अंदर या 4x8 के अंदर आपको बंद कर दे और आपकी जिंदगी बस वहीं गुजरे, आप पैदल भी ना चलें, 66 दिन के बाद निकाल के मुझे पैदल चलाया, मुझे पता चला कि मेरे क्रैम्प पड़ रहे हैं, मैं पैदल नहीं चल पा रहा, तो आप वो रहते ही नहीं है जो आप होते हैं, ये बियरेबल है ही नहीं। तो अगर आप उसमें से गुजर रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, ये अल्लाह ऑलमाइटी की वजह से है, और वही आपको सब्र देता है, अता है, वो आपको सब्र देता है, उसकी अता है आप पे कि आपको उसने सब्र भी दिया, ये मौका दिया और तौफीक भी दी। मैं तो हमेशा कहता हूं मौका सबको मिलता है, तौफीक किसी किसी को मिलता है, रब बड़ा मेहरबान है सर। और लोग यानी एक ऑब्लिवियन में से एक आदमी उठा है, गुमनामी में से, और अल्लाह ने उसको एक ऐसे मकाम पर फायज कर दिया है कि लोग हिसाब किताब पता क्या क्या कर रहे हैं। तो हैरान हो गए, मुझसे लोग पूछते हैं जी आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी है, जंगलात से मुतल्लिक मुश्किल मुश्किल टेरेन्स पे आप उसके साथ रहे हैं, ये जिस जगह का वाकया है, सुना जंगली जानवर ने उस पर हमला किया, आपके हिसाब से जानवर कौन सा होगा? जस्ट इमेजिन कि उन्हें मतलब दिलचस्पी का एक, तो मैं उनकी मुश्किल आसान कर रहा हूं। हाथी ने हमला किया ना ये हाथी था ना गैंडा था, अगर आपको पता हो तो वो टेरेन ऐसा है कि वहां पर भेड़िया बहुत वाफिर होता है और जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा फेरोशस वहां पर भेड़िया है, और भेड़िया ने हमला किया था। और ये खुशकिस्मती है इस कौम की कि 2 बहुत कारी, बहुत गहरे जख्म खाने के बावजूद आज वो 6 फुट का जवान हमारे सामने बैठा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, जरा मैं आपको देखें जो बात, वो जो आदमी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था ना, आज सिर्फ मेरे अलावा आपने उसकी तस्वीर देखी है, शेर सिफत आदमी और किसी ने नहीं देखा, आपने उसको देख भी लिया है ना, हीरो। यस, अल्लाह ताला ने उसको बनाया भी वैसा ही है जैसा वो है, बड़ा हैंडसम आदमी। मैं तो समझा कि वो जो तुम पोर्ट्रे कर रहे थे ना, वो बड़ा हादी पहलवान टाइप का होगा। वो आदि पहलवान नहीं था, वो तो बड़ा स्लिम सा चरेरे, इसको चरेरा बदन कहते हैं, वो बहुत मजबूत था, टॉल। वो यानी उसके साथ ने मुझे यानी बड़ा फायदा दिया। यानी आम आदमी के साथ आप ये ट्रेवल नहीं कर सकते थे, और उसकी मेरे बारे में ये राय है कि ये मैं एक जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी क्योंकि मैस हो गया था ना, हम जिस ट्रैक पे चले थे ना वो ट्रैक रहा ही नहीं, वो मैस हो गया, जिसने आना था वो आया ही नहीं, और फिर एक लंबा ट्रेवल था बस। नहीं, वैसे ये जो कुछ हो रहा है, आप ही नहीं, आप जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट अब कहाँ के जर्नलिस्ट रहे, किसी ने जर्नलिस्ट रहने नहीं दिया, सारा कंट्रोवर्सी हो गई, हर जगह पे हो गई, हर आदमी मुतनाज़ हो गया। मुतनाज़ा होना और बात है, उसका रोल चेंज हो जाता है, आपको खामखा का मुजाहिद बना दिया जाता है, हालांकि आप अपना काम करना चाहते हो। मुझे जब पहली दफा इन्होंने पकड़ा ना, तो मेरी इनसे बात होती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से,
सारे सहाफियों की होती थी। उस दौर में ये रब्ता वब्ता फोन शोन भी करते थे कि सर ये चीज़ है या वैसी चीज़ है। तो हम लोग बतौर सहाफी खबरों के चक्कर में रहते हैं हर वक्त, कि चाहे सिचुएशन तब्दील हो रही है, कोई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई और चीज़ें हैं। तो जब मुझे इन्होंने पकड़ा ना, तो मैंने एक पैगाम इन लोगों को बड़ा ओपनली दिया था। मैंने ये कहा था कि आप मुझे 6 फुट का अंदर डालेंगे, 10 फुट का बाहर निकलूंगा मैं, फिर आप मुझे अंदर डालेंगे, फिर मैं और बड़ा। आप मुझे बनाना क्या चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आप मुझे जितनी दफा मारेंगे, जितनी दफा अंदर डालेंगे, वो आप मुझे अजीब तरीके के, यानी मैं ये कोई बाई चॉइस तो नहीं हूं ना आफ्ताब भाई, बाई फोर्स है ना जो मेरे साथ हुआ, या जो इन्होंने मुझे बनाया ये बाई फोर्स बनाया, ये बाई डिजाइन तो नहीं है ना। जी जी जी, ये कोई बाई चॉइस तो नहीं है ना। अब एक आदमी को आप उठाएं, उसके ऊपर आप, मैं 10 मेरी गिरफ्तारियां जो तहरीरी हैं, जो सरकारी कागजों में मेरी गिरफ्तारियां वो 10 मरतबा, 10 मेरी गिरफ्तारियां हैं, मेरे ऊपर 3 दर्जन मुकदमे हैं। उसके बाद इन्होंने जेल में मुझे 1 महीना फिर रखा भी। क्यों तंग किया यार? वापस आया, क्यों तुमने तंग किया इन्हें इतना? मैंने कहा इतने पर्चे करने पड़े? मैं तो अपना काम कर रहा था। अब मैं वाहिद आदमी हूं जिसको इन्होंने 142 दिन गायब भी कर दिया। कोई और सहाफी को ऐसा नहीं किया इन्होंने। मुझे वहां पे गायब करके ये टॉर्चर करते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो मेरे रब से बड़े तो नहीं हो गए ये, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो गए ये। इनके बीच में से मेरा रब मुझे निकाल कर लेकर आया और मुझे इज्जत के साथ निकाल कर लेकर आया। तो इन्हें क्या लगता है कि ये चाह को सफेद किया तो सफेद हो जाएगा? सर ऐसा होगा नहीं। जितने बंदे लापता हुए ना, इंतजार पंजूता साहब से मेरी बात हुई सर, अगर उसका कल उसकी इंटेंसिटी यहां थी ना, तो आज यहां पे है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको इन्होंने लापता किया। अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी कीमत ये अब तक चुका रहे हैं? आफ्ताब इकबाल नहीं इनके पास, बहुत सारे और लोग हैं। इन लोगों ने जबर के जरिए से, इन्हें लगा कि ये कंट्रोल करेंगे, जबर के जरिए से आप दबा सकते हैं। आप मौकिफ नहीं बदल सकते, सोच को आप बदल ही नहीं सकते। ये जितना आप मारते जाएंगे, ये पाकिस्तानी इतने फारिग लोग तो नहीं है कि ये आपके मारने के ऊपर डर के अपना मौके बदल लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग लोग चुप हो सकते हैं, स्ट्रेटजी के तहत खामोश हो सकते हैं, लेकिन लोग अपने मौके को ज्यादा जोरदार तरीके से बयान करेंगे। मेरी बात होती है सदाकत अब्बासी से। अच्छा, ये वो वाहिद आदमी है जिसने सुना मुझे, ये कुछ अरसा उस प्रिजन में रहा जहां पे मैं रहा। इसका मुझे एक दिन फोन आया, उसने कहा यार मान गया हूं आपको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने सुना आपको जब आप पे टॉर्चर हो रहा था, और मैंने भी सुना कि जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ, उस आदमी के साथ बड़ा जबर हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खत लिखा चीफ जस्टिस को, उसमें सदाकत अब्बासी का नाम क्यों नहीं लिखा, उस्मान डार का भी नहीं लिखा। तो क्या उस्मान डार का मौक़िफ़ बदल गया? वो पहले से ज्यादा मजबूत है। सदाकत अब्बासी पहले से ज्यादा मजबूत है। जितने लोग लापता किए गए वो सारे पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान को आज इन्होंने सियासत का एक देवता बना दिया ना, या इमरान खान साहब को एक जायंट बना दिया है, तो इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो भोंडी गलतियां और उनकी हरकतें हैं जिसका खुमियाजा आप ये भुगतेंगे। देखें, इमरान की किस्मत में ये ऑनर लिखा था। अब वसीला अल्लाह ताला जो नियत की भी बात है ना, नियत की भी बात है। उसको अल्लाह ने नवाजना था, बहादुरी का इनाम वो यहां भी देता है और वहां भी देता है। देखिए, मैं जब इनके पास कैद में था ना, तो मेरे पास एक दिन ये लोग आए, ये अगस्त के मिड की बात है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उससे चंद दिन पहले से ना, वहां जो लोग खाना लेके आते थे ना, उन लोगों के रवैये बहुत अजीब हो गए थे। तो उससे मैंने एस्टीमेट लगा दिया कि कुछ बाहर ऐसा हुआ है जिसका फर्क इन लोगों को भी पड़ा है, और वो इतना बड़ा है जिसकी वजह से इनके रवैये भी बहुत। ये कब की बात है? अगस्त के मिड की बात बता रहा हूं, जब मेरे पास आए, अगस्त 2023। अच्छा। इन्होंने आके मुझे, उस ऑफिसर ने पूछा, ये अब ऐसे नकाब पहना हुआ, उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा? तो मैंने कहा पकड़ दिया उसको आपने, क्योंकि मुझे आखिरी खबर जो मिली थी ना, इस दुनिया की जो आखिरी खबर मेरे पास थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाए। आज वो यहां रहेंगे, उनके लोग आएंगे, कल वो रिहा होकर चले जाएंगे। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी। मैंने अपनी जिंदगी में जो आखिरी खबर मुझे मिली थी वो ये थी। ठीक। इसके बाद मुझे कोई खबर कभी नहीं मिली, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक ऐसी जगह पे था, मैं दुनिया से कटा हुआ था। आप हैरत होगी आपको कि उन 5 महीनों में जो कुछ हुआ, अभी भी कुछ चीजें मुझे पता चलती है, मैं हैरान होता हूं ये कब हुआ था। मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कब तक टूट जाएगा? मैंने पकड़ दिया, उन्होंने पकड़ लिया। किधर है? उन्होंने कहा जी अटक जेल में। तो मैंने कहा अपने उनको कैसे रखा है? उसने कहा जी उसको हमने गद्दा दिया हुआ है, उसको हमने पंखा दिया हुआ है, और 4-5 सहूलतें बताई को, अखबार ऐसे कुछ। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रह गए खान साहब क्योंकि मुझे तो अखबार भी नहीं, कुछ भी नहीं पता ही, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जमीन पे सुनाए, लेकिन आपको बाहर की खबर होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं पता ना आफ्ताब भाई, उसकी अजियत आप जान ही नहीं सकते कि बाहर क्या है। आपको जब पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, तो आप उसकी अजियत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यार इससे बढ़कर क्या कि आपसे किसी ने यह कह दिया कि आपकी वालिदा फौत हो गई? मुझे एक दफा किसी ने यह कहा कि तुम्हारा नमाज़ जनाजा पढ़ दिया। जी, तुम्हारा नमाज़ जनाजा पढ़ दिया तुम्हारे घर वालों ने, ये कहा किसी ने मुझे इस बात के ऊपर बड़ी पहले तकलीफ हुई, फिर मैंने इसको पी लिया। जब दोबारा उसने मुझे कहा, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा मेरे घर वालों को तसल्ली तो हो जाएगी ना कि मेरी नमाज़ जनाजा उन्होंने पढ़ दी है। तो फिर मुझे 2 दिन बाद बताया नहीं, अभी उनको शक है, सिर्फ नमाज़ जनाजा कहीं और पढ़ी गई है, तुम अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि इसको टेंशन हो। वो टेंशन देने के सारे तरीके में ढूंढते हैं। तो वो जब ज्यादा इस तरह की चीजें करते थे, मैं बहुत परेशान भी हो जाता था बाद में। इमरान खान के बारे में उन्होंने जब मुझे कहा ना कि कब तक टूट जाएगा, तो मैंने ये चीजें पूछी, तो उन्होंने कहा अटक जेल के अंदर है और ये फैसिलिटी है उसको। तो मैंने कहा टूटने से आपका मतलब क्या है कि टूट जाएगा? उन्होंने कहा जी वो माफी मांगे और अपनी गलती का एतराफ करे। तो मैंने कहा ये तो उसके पास है ही नहीं जो आप उससे मांग रहे हैं। तो उनके साथ मेरी लंबी बात हुई। मैंने कहा यू हैव 15 डेज
सर आप 15 दिन के अंदर, मैं इमरान खान को जानता हूं, वो रास्ता निकालेगा, वो पॉलिटिकल आदमी है और वो रास्ता निकालने वाला आदमी है। मैंने उसको ये कहते हुए भी सुना है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को इन चीजों से बाहर निकाले तो हम एक मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इसका नुकसान हो रहा है। आखिरी मीटिंग में वो यही कह रहा था, हम तीनों मौजूद थे। वो यही इमरान खान साहब तब भी यही कह रहे थे कि ये अपने आप को सियासत से इस टाइम बाहर कर लें, मुल्क इसका खुमियाजा, इस लड़ाई का मुल्क को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे हटूंगा नहीं। अगर ये बात नहीं आएगी तो ये चलता रहेगा और मुल्क को नुकसान होता रहेगा। वही कुछ हो रहा है, अब वही हो रहा है। अब मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा जी आप उसके साथ ना 10-15 दिन के अंदर आपका जो है 15 डेज, मैंने 15 डेज का कहा, मैंने कहा जी उसके बाद ना वो ज्यादा सख्त होता जाएगा, आपके पास कोई प्लान है उसको छोड़ने का? तो मुझे उस बंदे ने कहा कि जब उसको नशा नहीं ना मिलेगा 4 दिन तो वो मिन्नतें करके बाहर आएगा। मैंने उन्हें कहा जी आपकी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है, इमरान खान अब डिफरेंट आदमी है, आप देखिएगा वो नमाज पढ़ेगा और वो सो जाएगा वहां पे, और थोड़े दिनों में वो एडजस्ट हो जाएगा, और अगर वो वहां एडजस्ट हो जाएगा तो फिर बाद में आपका प्लान नहीं होगा उसको छोड़ने का। तो यार तुम ना, तुम्हारे अंदर से ना वो इमरान निकल नहीं रहा। बड़ी एक गाली देने वाला लफ्ज इमरान खान के बारे में बोलते हैं जो जजों को भी कहते थे, तो उसने वो वर्ड बोला। जी जी, उसने वर्ड बोला, मेरे हद होगी, मेरे बारे में सबसे पहली बात यही की गई। अच्छा, मैं जब उसने वो वर्ड बोला ना तो मैंने कहा जी अब आप मुझे बताएं आप सुनना क्या चाहते हैं। फिर तो पूछने का फायदा ही कोई नहीं है ना, आप जो सुनना चाहते हैं बताएं, मैं वो कह देता हूं, ताकि आप यहां से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ले जाएं। आप मुझसे पूछने आए तो उन्होंने कहा नहीं आप बताओ। मैंने कहा देखिए उसको आप 10-15 दिन के अंदर तय कर लें, और मेरे अंदाजे में कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वहां लोगों का रवैया बदला हुआ था। मुझे समझ आ गई कि ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डिप्रेशन है यहाँ पे, और मुझे अचानक ये भी फील आना शुरू हुई कि यहाँ तो नहीं रखा हुआ कहीं पे कि ये पूरा सिस्टम हिला हुआ पिछले हफ्ता 10 दिन से। लेकिन वो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि वो अटक में है। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी वक्त गुजरने के साथ ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये वो चले गए। वो अगले दिन आके उसने पूछा कि ये कैद का गुलाम का क्या मतलब था। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा फिर वो अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि मैंने बाहर कब आना है, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से जो मैं अंदर हूं, जो इतने दिनों से मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है, तो अब मैं इनके साथ क्यों बैठ के बात करूं। तो वो उसके पास मार्जिन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने बाहर नहीं जाना। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की एक किस्म है कि जब आप अपनी कैद से, अपने सयाद से, अपने कैद करने वाले से, अगवा करने वाले से, कैद खाने के साथ इतने मानूस हो जाए कि आप बाहर जाने को दिल ही ना चाहे। एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने उन्हें कहा जी कि देखिए वो, फिर मैंने एक और उनको बात बताई, मैंने कहा वो 50 साल से हीरो चल रहा है इस मुल्क का। दुनिया में दूसरा आदमी आप मुझे बताएं मोहम्मद अली किले के बाद कि जो इतना लंबा अरसा हीरो रहा हो, तो इंटरनेशनल लेवल का उसके बाद फेम है। 50 साल से वो हीरो चल रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है अगले 200 साल मैंने कैसे हीरो रहना है। वो अगले 200 साल का एस्टीमेट लगा के 70 साल के बाद कौन सी डील करनी है इमरान खान। जो कहता है कि मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगा कम से कम ये तो कह सकता हूं ना कि अल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए था। आफ्ताबी इनके दिमाग में ये था कि ये इमरान खान आएगा, रोएगा, पिटेगा, हम इसको तोड़ देंगे, चौथे दिन नशा मांगेगा, हम इसको कहेंगे कि जी बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये खान साहब बैठेंगे और बैठ के कहेंगे जी हमसे ये गलतियां हुई हैं, आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे, लिहाजा मैं पूरी कौम से और इनसे माफी मांगता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करती है जिन लोगों ने ये काम किया। उसके बाद पॉलिटिक्स भी तबाह, हर चीज खत्म, हम इलेक्शन करवाएंगे, नई हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान किस्सा पारी ना, अल्लाह खैर सल्ला। ये था वो फॉर्मूला। नहीं, किस्सा पारीना ना होता, एक हिस्सा इमरान खान को जरूर देते ही है। क्यों? कि वो सूट करता है। डिवाइड एंड रूल का एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होता है थर्ड फोर्स, तो इमरान को एक तीसरी कुव्वत के तौर पे रखा जाता है। आफ्ताब वो इमरान खान की शख्सियत ही वो, लेकिन लोग इमरान खान के पीछे क्यों चले थे? मैं उस इमरान की बात कर रहा हूं जो अपने आप को बिलिटल कर लेता, डिमिनिश कर लेता। आप अगर इमरान खान के पीछे जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उसके कुछ रीजन थे। उन्होंने इमरान खान में कुछ चीजें मुख्तलिफ देखी जो उससे पहले वो सियासतदानों में देख रहे थे। अगर इमरान खान वो मुख्तलिफ ना रहता तो फिर लोग उसके पीछे क्यों रहते? यस, देखिए उन्होंने देखा कि ये कंप्रोमाइज नहीं करता कुछ चीजों पे, तो फिर उसने साबित किया कि मैं नहीं करता। उन्होंने देखा कि दूसरों से डिफरेंट है, ये अदाकारी नहीं करता, जो है वो नेचुरल है, तो उसने दिखाया कि वो नेचुरल है। उन्होंने इमरान खान के बारे में पैरामीटर्स अलग सेट किए हुए थे सबने। इमरान खान के सारे टेस्ट हो चुके थे, एक टेस्ट रह गया था और वो था बहादुरी का। ईमानदारी टेस्ट वो पास कर चुका है, मुहिब्बे वतन होने का टेस्ट वो पास कर चुका है, वो लाइक कितना है वो टेस्ट पास कर चुका है, फाइटर बड़ा अच्छा फाइटर है, वो हिम्मत नहीं हारता, वो टेस्ट पास कर चुका है, घबराता वो नहीं है। कोविड में उसने पूरी दुनिया में एग्जांपल क्रिएट की, इतना बड़ा मुल्क भी कोविड के बगैर बच सकता है और कारोबार भी चलता रहे। तो उसने हर जगह पे अपने आप को पास कर लिया था। उसका एक टेस्ट बाकी था कि ये आदमी बहादुर कितना है, वो भी उसने पास कर लिया। पहले उसने गोलियां खाई, गोलियां खा के निकलता उसने बुक्का लहराया, उसने बताया, उसने करैक्टर शो किया, दिस इज इमरान खान, और भाई मैं डिफरेंट आदमी हूं। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे पे गोलियां चलाएं और मैं बाहर निकल के जो है वो ऐसे करके घुस जाऊं और मैं फिर नजर ना आऊंगा आपको, मैं आपको नजर भी आऊंगा। उसने करैक्टर शो किया। उसके बाद फिर जब उसको आपने जेल में डाला, और पाकिस्तान की तारीख में है किसी की ऐसी जेल, ना बंदा की आज तक आवाज आई, ना बंदा आज तक किसी को दिखाई दिया। कैसा खौफ है इस आदमी का। कहता हूं नेल्सन मंडेला को ये मसाइल नहीं थे। अच्छा, नेल्सन मंडेला कब बना लीडर पता है आपको? जी, जब वो कैद के अंदर था तो कौन कहता था नेल्सन मंडेला? जब उसकी कैद पूरी हो गई, इतने अरसे के बाद बाहर आया, तो फिर ये औरा बना के यार 27 साल, इतना बड़ा आदमी, इतनी खौफनाक कैद। लेकिन सोबतें नहीं उसने झेली, वो तो एक सीधी सीधी सी कैद में रहा। इसको इमरान खान को उन्होंने किस उम्र में जेल में डाला और उसको किस उम्र में जेल में डाला, इसका फर्क देखे। दूसरा, आप जरदारी की जेल के साथ मुवाजना करते हैं। या शाहिद साहब ने बताया नहीं कि जेल के साथ कोठी थी जिसके अंदर वो रहते थे, उनकी खिदमत के ऊपर लोग मामूर थे। नवाज शरीफ की जेल का मैं खुद गवाह हूं। नवाज शरीफ की जेल में जब मुलाकात होती थी ना, सहाफियों को बकायदा सबको बताया जाता था, गाड़ियों में भर के ले जाते थे। एक चेयर पे नवाज शरीफ साहब बैठते थे, साथ इरफान सिद्दीकी साहब बैठते थे, परवेज रशीद साहब बैठते थे, और सामने ऐसे 7 या 8 सहाफी इधर, 7 या 8 सहाफी इधर। मियां साहब की मुलाकात चल रही है, मियां साहब का डॉक्टर मियां साहब के साथ ही रहता था जेल के अंदर।
मियाँ साहब को मुशक्कती मिले होते जो हर वक्त दबाते थे, उनकी खिदमत करते थे, और मियाँ साहब तो अपनी लाइफ एंजॉय करते, सारे खाने रायमंड से जाते थे। इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? आज 557 दिन हो गए जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया, उस वक्त से लेकर अब तक एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाए थे? आपने खिलाए होंगे। मैं जिस दिन मुल्क छोड़ रहा था ना, मैंने उसके लिए रखे हुए थे 10 तीतर सुसी पॉटरी। अब सुसी तो बड़े शौक से वो खाता है, और जो पहाड़ के टॉप पे होते हैं वो स्पेशल है। मैंने जब मैं वो एक जगह से गुजरा था, मैंने वहां देखे भी थे। जी जी जी। तो ये मैंने सोचा हुआ था कि अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी, मेरे घर आ ही गया, तो उस वक्त तक तो 9 महीने नहीं हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इस तरफ चले जाएंगे। मेरा ख्याल था सेटल हो जाएगा मामला, तो उसके लिए मैंने, लेकिन अब चूंकि मैंने मुल्क छोड़ना था, मेरे फ्रिज में वो पड़ा हुआ था, देसी मुर्ग उसके लिए पड़ा हुआ था, एक मग पड़ा हुआ था। अब सारी चीजें मैंने, कहते हैं उसको गीस को, सबको गीस को मग, मैंने बड़ी दफा जिक्र किया, कैनेडियन जानते हैं उसको मग को। मैंने एक, मेरे पास पड़ा हिरन नहीं था, वरना वो भी मैं उस रात सारी रात मैंने लगा के खुद कुकिंग की। 2 मेरे साथ असिस्टेंट्स थे। मैंने कहा सुबह ये खान के पास पहुंचना है। अब मैं दुबई पहुंचा और मैंने खान से पूछा टेक्स्ट करके कि कैसा लगा, तो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे डिनर में भेजोगे, लेकिन वो फिर मुझे भी देर होगी और तुम्हारी तरफ से भी लेट आया, उसको नहीं पता था कि पहुंचे ही सुबह था। कहता है मैंने बहुत कम इतना लजीज थी, ये उसके अल्फाज है, इट वॉज सो डिलिशियस। और बातों बातों में मुझे याद आया कि खान, जो बात अभी तुम कर रहे थे ना इमरान, जो मुझे आखिरी डांट पड़ी है ना खान से, देखिए खान प्यार मोहब्बत तो सबसे करता है, डांट वो किसी किसी को सुनाता है। मुझे आखिरी डांट टेक्स्ट पे मिली, मुझे कहने लगे कि यू साउंड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसमेड। ऐसी बात नहीं करनी, तुम तो, अगर तुम घबरा गए तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम्हें सुनने वाले सारे जो हैं वो भी घबराएंगे और परेशान होंगे। तुम मायूस लग रहे हो, मुझे आज मजा नहीं आ रहा तुम्हारे से बात करने। नहीं, पाकिस्तानी बड़े तगड़े हैं आफ्ताब भाई। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम लोग जाते थे ना सड़कों पे, गलियों में, इधर उधर घूमते थे, हर बंदा पूछता था रोके की बनेगा। आपको पता है अब हर बंदा बताता है ए बनेगा। पहले हर बंदा पूछता था कौन जिम्मेदार है, अब हर बंदा बताता है कि ये जिम्मेदार है ना। और सिद्दीक जान ने क्या खूबसूरत बात आज तुमने सुनाई, मजा आ गया सुन के यार। कौम की आंखों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन, और कुछ कितना नहीं किता। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। हमने वो गुनाह किए हैं जिनकी मैंने माफी मांगी खुद अपने सुनने वालों से भी। हम सब ने किए यार, यानी हमें आइडिया नहीं था ना, हम हर चीज मान लेते थे। माशिर जुलूम की किताब पढ़ी हुई थी, वो वाली जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिखी हुई है, हमें तो जो कहा किताबें की आना था हमने। देखो ये वो फोर्स है जिससे ये महरूम हो गया। सर अब हम देखें ना, मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी मैं अहमद फरहाद साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा बाकमाल आदमी, बहुत जबरदस्त इंसान है। अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि आजाद कश्मीर का नौजवान एयरपोर्ट से एक और अगवा किया गया और अब लापता है चंद दिनों से। और वो ये क्लेम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आजाद कश्मीर से कई नौजवानों को गुज़िश्ता चंद महीनों में अगवा किया गया, लापता किया गया जबरी तौर पर। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क चलेगा? बलूचिस्तान में चले जाए, वो कहते जी हमारे लोग लापता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, मैं बलूचिस्तान चला गया, ये जो फ्लड्स आए हुए थे हम इनकी मदद कर रहे थे, और आपने भी मेरे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। भाभी आई थी मेरे पास, वो आपके कैंप भी आई, भाभी पूरा ट्रक भर के पूरा सामान लेके कहीं, उसने कहा मैं इमरान को क्यों ना दूं वो पंचायत, वो पूरा ट्रक भर के ले आई। तो मैंने कहा भाभी घर में सामान है, कहती बेटा ये सारा एक्स्ट्रा में खरीद के लाई, तो ये लेके जाओ उधर ना। तो मैं वो सामान लेकर गया, मैंने बल्कि उनका बड़ा थैंक्स भी किया, आपको पैगाम भी मैंने भिजवाया था। वो खुद जाना चाह रही थी, मैं कहा किधर जाती फिरोगी, तो कहती मैं एतबार नहीं करती। जब तुम्हारा सुना ना उसने, हाँ वो खुद लेकर कहा बस अब मुझे जाने मैं वो चला गया। अच्छा मुझे उन्होंने कहा कि मैं ये किराए के पैसे भी देती हूँ, ये सामान ले जाने के पैसे भी देती हूँ, तो वो साथ उन्होंने वो भी किया था हमारी टीम को ना। मुझे अच्छी तरह याद है, बलूचिस्तान गया मैं तो आफ्ताब भी, वहां एक बुजुर्ग मुझे मिलने के लिए आए। ये बारखान का इलाका है, हाँ जी, बारखान से आप किला सैफुल्ला गालिबन इलाके का नाम है, उस तरफ जाते, एक तो आपका डेरा बुट्टी की तरफ जाता है ना, एक आप जाते हैं पशीन की तरफ जी, किला सैफुल्ला, और उससे आगे फिर डेरा बुट्टी। उन इलाकों में ना बहुत तबाही फैली हुई थी। वो जो तबाही थी वो पूरे के पूरे गांव मलियामेट हो गए थे। मैंने बलोचों के अंदर एक चीज देखी जो बाकी सारे पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ है। सर वो मलबे पे खड़ा होगा लेकिन आपको भूखा नहीं जाने देगा। मलबे पे पाँव रख के खड़ा है और हमें देख के उसने दुब्बा दिब्बा कर दिया अपने। उन्होंने कहा ये लोग मेहमान आए, इनको हम खाना खिलाएंगे। तो हमने एक स्कूल लिया, वहां पे स्कूल के अंदर मैंने सारा सामान उतारा। वो तकरीबन कुछ 200 घरों का सामान था कि 200 घर से तामीर होंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो मजदूर नहीं होते, हम उनको गार्डर देते थे, कड़ियां देते थे, सामान देते थे, छत का पूरा इक्विपमेंट देते थे, और 10,000 फी बंदा देते थे कि आप मिलकर घर अपना बना ले। वो बना लेते थे अपना घर। तो वो हम वहां पे 200 घरों का सामान लेकर गए, तो एक बुजुर्ग आ गए आफ्ताब भाई, उनका कद था तकरीबन कोई 6.5 फुट का, इतने बड़े बड़े उनके हाथ थे, और वो ऐसे लग रहा था पत्थर का बना हुआ आदमी चलता हुआ आ रहा मेरी तरफ। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूं, ऐसा उसकी पर्सनैलिटी थी। इतनी बड़ी पगड़ी उन्होंने पहनी हुई, दाढ़ी उनकी सफेद। वो आए मेरे पास से चलते हुए, और मैं ऑटो पे लग के खड़ा हो गया ऐसे। उनका ऐसा रोब था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा ऐसे मेरे मुंह को, मेरा मुंह उनके हाथों में चला गया, उन्होंने ऐसे मुझे प्यार किया। यूं करते हैं प्यार। उन्होंने मुझे प्यार किया और बैठा दिया, मैं बैठ गया। एक दो बातें उन्होंने की वहां बैठ के, तो मैंने लोगों से पूछा कि इनके गांव की क्या सूरत हाल है ना, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि छोड़ दो, बना लेंगे। मैंने कहा आप बताएं ना बुजुर्ग, आपके जो आपके इलाके की कोई मसला है, कोई मामला है, हम वहां पे आ जाते हैं और सामान मंगवाते हैं ना लेकर। तो उन्होंने कहा वो बन जाएगा। थोड़ी देर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि रात का खाना ये मेरी तरफ खाएगा।
तो सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये भी चला जाएगा वापस, ये जा रहा है उधर रखनी और इसने वहां से वापस जाना है, तो ये अभी यहाँ रुक नहीं पाएगा, हमने इसको दिन में यहाँ से निकालना है, दिन की रोशनी में। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं अभी कुछ भेजता हूँ, जो आप अभी खाना खाओगे दोपहर को, तो ये फिर मैं भिजवा रहा हूँ। तो साथ उन्होंने लड़के को कहा, तो लड़का साइड पे जाके फोन करना शुरू हो गया कि फलां फलां चीजें भेजो, यहाँ पे खाना खिलाना, मेहमान आए हुए। वो उठ के जाने लगे ना, तो मैं उनके साथ 2-4 कदम चला, फिर मैं रुक गया, मुझे लोगों ने रोक लिया, वो चल पड़े। वो थोड़ा आगे जाके ना वापस मुड़ के आया, तो वापस मुड़ के आया ना, तो मेरे यहाँ कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं मैं देखने आया था। तो मैंने कहा क्या देखा आपने? मैं समझा वो ये जो हमने वहां लगाया हुआ है मेला, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, हम सामान दे रहे हैं, लोग लेकर जा रहे हैं, ये देख। कहते नहीं, कहते मैं तकरीबन 80 साल, बहुत टूटी फूटी वो बोलते थे उर्दू, कहते मैं तकरीबन 80 साल का हूं। जो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में पहला आदमी है जो नीचे से आया और छीनने नहीं आया, देने आया, कुछ देने आया, मैं देखने आया था। सर वो आदमी मुझे जमीन में गाड़ के चला गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उसके उस जुमले से, इतना गिल्ट मेरे अंदर पैदा हुआ कि यार क्या जुमला इस आदमी ने बोला कि 80 साल मेरी उम्र हो गई, मैं आज पहाड़ उतर के आया हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि नीचे से कोई देने भी आ सकता है। क्योंकि जब कोई नीचे से आया हमसे छीन के ले गया, कभी कोई हमारी गैस ले जाता है, कभी कोई हमारे वसाइल ले जाता है, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, हमारे वसाइल पे कब्जा हो जाता है। यानी वो उनकी इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका इजाला करेंगे इंशाल्लाह। हमने उनको डिसोन किया हुआ है एक तरह से। कितना आसान है हमारे लिए कि मारंग बलोच गद्दार है जी, यार उसका दुख तो सुनो। आप मुझे बताएं, वो लड़की है एक नॉर्मल सी आपको लगती है, उसे क्या मिलता है ये करके? मैंने जाकर जब उसे हाथ जोड़ के माफी मांगी ना, तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा भाई हमारे दिल बड़े हैं, आप माफी ना मांगे, इतने बड़े लोग हैं वो। अच्छा जी, अब इधर आए, हमारी गुफ्तगू तो ये कई दिन तो हम जारी रहेगी। मुझे बताओ करंट जो सिचुएशन है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कर लें। अफसोस होता है कि इतना कुछ और करने को और हमें फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। ये जो IMF वाला मामला चल रहा है, तीसरा खत भी आ गया है, फिर उसके बाद अमेरिका में मामला को जुम्बश हो रही है, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखिए IMF वाले इशू पे आ जाते हैं तो आफ्ताब भाई, आप जब भी किसी को उधार पैसे देते हैं ना, तो आपके दिमाग में पहली बात ये होती है ये वापस करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप एक साहूकार हैं या एक बिजनेस, एक्चुअली तो वो साहूकार है ना, वो बढ़िया टाइप का उनका कैरेक्टर है IMF का। वो अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो उनके दिमाग में खाली वो नेकी करने के लिए आपको पैसा नहीं दे रहे। नेकियां करने के लिए खर्च नहीं तो जाके रवांडा में खर्च कर दें, उधर जाके कीनिया में, उधर वो सोमालिया में जाके खर्च कर दें, अफगानिस्तान में जाके कर दें। पाकिस्तान के ऊपर अगर वो खर्च कर रहे हैं, दुनिया के बाकी मुल्कों को पैसा दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये मॉडल है कि हमने इनसे वापस कैसे लेना है। उन्हें नजर आ रहा है कि ये पैसा वापस नहीं मिलना, डूब जाएगा। अब वो अपना पैसा डूबने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन दहानी करवाई थी जब निगरान गवर्नमेंट थी कि हम पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये सिचुएशन सिर्फ इलेक्शन तक रहेगी, जैसे ही हम इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम मुश्किल स्टेप्स जितने भी आप कहेंगे वो हम ले लेंगे, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम सस्टेन कर जाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाए और आपका पैसा भी वापस होगा। यही फिक्र होती है उनको। उन्होंने इन पे यकीन किया, इन्होंने इलेक्शन करवा के जाली हुकूमत बनाई, उन्होंने फिर भी इन पे यकीन किया, जाली हुकूमत बना के भी बंदे उनके मत्थे लगाए और उनकी मर्जी के बंदों को इन्होंने सामने लाकर बिठाया, औरंगजेब साहब वगैरह पता है। अब हुआ यह कि जितने भी टारगेट्स उन्होंने दिए थे वो पूरे नहीं हो रहे। दो चीजें हो रही है ना, टारगेट पूरे दो तरीकों से होते हैं। एक आपकी मईशत तरक्की करे, जी, लोग खुशहाल हो, उसके अंदर से पैसा निकले, आपके टारगेट पूरे हो जाए। दूसरा तरीका होता है आप लोगों का खून निचोड़ के टैक्स लगाते जाएं और आप टारगेट कम से कम पूरा कर दें, लेकिन लोग आपके बर्बाद हो जाए और आगे आपकी सोसाइटी में या आपकी रियासत के अंदर ये कैपेसिटी ना रहे आपके मुल्क में कि वो मजीद आगे पनप सके। और इनको आइडिया हो गया कि ये खसारे का सौदा है, ये एक आधा साल तो चला लिया इन्होंने, इनसे आगे चलना नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर उनको ये नजर आता है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब उन्होंने एक मिशन भेजा स्पेशली, इसका ताल्लुक किस्त के साथ नहीं है, पैसों के साथ नहीं, ये आए हैं देखने के लिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और वो कौन सी चीजें जो की जाए तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, ये चीफ जस्टिस से मिलते हैं, जुडिशल कमीशन, अपोजिशन अपना डोजियर देती है। ये तकरीबन 19 मुख्तलिफ महकमों के अंदर इन्होंने चीजों में जायजा लिया और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। कुछ सामने आपको नजर आ रही है, कुछ आपको नजर नहीं आ रही। अफसोस भी तो होता है कि चीफ जस्टिस को कटहरे में खड़ा किया। ये आजाद मुल्क है सर। देखिए पैसा तो मैंने आज अपने वीलॉग में कहा कि जो गंदे गंदे लोग होते हैं वो भी पैसे कमा ही लेते हैं, लेकिन उनके घरों में हर एक को घुसने की इजाजत होती है। तो हम ऐसे ही पैसा नहीं कमा रहे, जहां मर्जी घुस जाओ, जिस मर्जी कमरे में चले जाओ, ये अदालत का कमरा इधर घुस जाओ, ये इलेक्शन कमीशन का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ। भाई जो आपने जिससे कर्ज लिया हुआ वो दरवाजे के बाहर आके आपसे कर्जा मांगता है तो अच्छा लगता है, बल्कि आप उसको किस्त उसके टाइम पे पहुंचा दे तो अच्छा लगता है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ये पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। अब वो रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने ले जाकर उस वफद को देनी है जिसने पाकिस्तान आना है मार्च में। उसकी बुनियाद पे वो अब आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपने मालियाती मामला को कैसे चलाना है, अब वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने अदलिया को और गवर्नेंस के मामला को कैसे चलाना है। ये बड़ा सीरियस इशू है पाकिस्तान को। जब इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ वो मालियाती मामला के अंदर आए थे ना थोड़े से, तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब पाकिस्तान गिरवी हो गया, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया और ले गया पाकिस्तान को IMF, इमरान खान ने बेच दिया। आज वो मालियाती इदारों की बात नहीं कर रहे,
आज वो उन इदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, उन जगहों में मुदाखलत कर रहे हैं जिनका मालियाती मामला से